ऐसा क्या हुआ कि फिर आप एक न्यू कमर हनीफ पताफी साहब से आप हार? इनके दौर में तो नंगी बदउनवानियां हो रही हैं ना। 2021 में भी आप लोगों को नालियों गलियों के ऊपर टरका रहे हैं। तो इमरान खान साहब आज तक अड़े हुए हैं जी साबका की करतूतों पे, लेकिन जो हालात इन्होंने पाकिस्तान के और अवाम के क्रिएट कर दिए हैं। तकड़े हो जाओ, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल हमें बढ़ाना पड़ेगा, बिजली के और एनर्जी के नर्ख हमें बढ़ाने पड़ेंगे, शुगर की कीमतें बढ़ेंगी, दीगर अशियाए खुर्दोनोश और जरूरियात जो हैं वो बढ़ेंगी, ये महंगाई का तूफान आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माविश रिजवी और आप देख रहे हैं ऐसा क्यों। जी नाज़रीन, ऐसा क्यों में आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के अहम रुकन, और आज हम उनसे जानेंगे कि पीपल्स पार्टी आगे क्या इक़दामात लेने वाली है और क्या उसका फ्यूचर नज़र आता है उनको। तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, क्या साउथ पंजाब में अब पीपल्स पार्टी अपना सीट बना सकेगी? क्योंकि 2018 के इलेक्शंस में बिल्कुल ही वाइट वॉश हो गया था पीपल्स पार्टी का साउथ पंजाब से स्पेसिफिकली। जी 2018 तक मैं समझता हूँ जो सूरत हाल बनी उसमें 2017 ऑनवर्ड्स तमाम ही पार्टीज का राउंड अप शुरू हो गया था टुवर्ड्स पीटीआई। यानी पॉलिटिकल लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था पीटीआई की तरफ, वो राउंड अप के जरिए वो इंटरेस्ट पैदा किया गया और लोगों को डायरेक्ट किया गया पीटीआई की तरफ। उसमें पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, नॉट मुस्लिम लीग, नॉट क्यू। क्योंकि इस वक्त अगर आप जो एमएनएज या एमपीएज की एक आप फहरिस्त उठाएं पंजाब असेंबली में या मरकज में, उसमें आपको अमूमन वो लोग नजर आएंगे जो साबका हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स थे। उनको मजबूर किया गया या उनको जोर दिया गया या जो भी हालात पैदा किए गए, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। उसमें यकीनन ये मुश्किलात पीपल्स पार्टी को पड़ी, लेकिन वोटर खड़ा है। अच्छा, अभी भी आपको लगता है इलेक्टेबल गया, सीट मिलेगी, इलेक्टेबल गया उस वक्त, लेकिन वोटर खड़ा है। एक पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक बात, तकलीफ दे बात, अवाम के लिए इंतहाई तकलीफ दे बात, और अमल जो हो रहा है इस हुकूमत की तरफ से। आज तो वो लोग जो पीपल्स पार्टी छोड़ के और पीटीआई में गए थे या भेजे गए थे, आज तो वो लोग भी अपने उस फैसले पे नादिम हैं और हमारी लीडरशिप के साथ, हमारे साथ वो लोग राब्तों में हैं। उसके अलावा बहुत सारे पीटीआई के अपने सिटिंग एमपीएज और एमएनएज इलेक्टेबल्स जो हैं वो हालात से तंग होके और मुख्तलिफ पार्टीज से राब्ते में, जिनमें हम भी हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। दे आर शोइंग देयर विलिंगनेस एंड देयर इंटेंट टू ज्वाइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आगे आप फोरसी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को? यकीनन मैं फोर्सी नहीं कर रहा, मैं तो हालात, क्योंकि मैं हिस्सा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं इसकी बेहतरी के लिए, वो नजर आ रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट नजर आ रहा है, पब्लिक का इंटरेस्ट नजर आ रहा है, वोटर का जो जनरल वोटर होता है उसका इंटरेस्ट नजर आ रहा है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ मकामी सतहों पे रुजू किया जा रहा है लोगों की तरफ से। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब ने आपको सीएम पंजाब बनाया, फिर आपके वालिद साहब जो हैं जुल्फ़िकार खोसा साहब वो गवर्नर पंजाब रहे, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अब इतने आप उनके खिलाफ हो गए कि अब रास्ता कोई वापसी का मुमकिन नहीं है? जैसे जैसे ये खुद चीफ मिनिस्टर बनते गए और जैसे जैसे ये जैसे कहते हैं ना घोड़े की रासों को इन्होंने जरा मजबूती से संभालना शुरू कर दिया, तो इनके रवैये भी चेंज होने शुरू हो गए। मेरा असल जो इख्तलाफ इनसे शुरू हुआ वो 2009 के और 2010 के कई वक्त में शुरू हुआ, जब मुझे ज़ाती तौर पे ये इत्तला मिली कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे के लिए असेंबली में करारदाद पेश करना चाह रही है, जिसपे हमारी इंटरनल पार्टी डिस्कशंस वगैरह होती थी और उस पर हमें ये कहा भी जाता था कि जी वी आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ सेपरेट प्रोविंस के जनूबी पंजाब एक अलहदा एंटिटी बने। तो मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जिक्र किया कि जी ऐसे
असेंबली के अंदर की बातें हैं कि ये लोग नेक्स्ट सेशन में जो है ये करारदाद पेश करना चाह रहे हैं, और सिंस हमारी भी ख्वाहिश है तो ये एज जो है ये मुस्लिम लीग को लेना चाहिए, ये क्रेडिट मुस्लिम लीग को लेना चाहिए। वी आर इन गवर्नमेंट एंड नहीं करेंगे तो पीपल्स पार्टी वाले नहीं करेंगे, हमें करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आप नवाज शरीफ साहब से बात करें, मियाँ साहब से बात करें पहले। तो वहां पे जब मैंने अपना नुक्ता नजर रखा तो मियाँ साहब ने कहा जी आप इस पे एक कमेटी बनाई और कहा आप इस पे वर्क करें और मुझे हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है आप इस पे ब्रीफिंग दें। तो क्योंकि कुछ काम मैं पहले भी कर चुका था, मजीद जब वो कमेटी बन गई तो हमने उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह करके और एक रिपोर्ट एक बना के और मियाँ साहब को हमने ब्रीफ। मियाँ साहब ने कहा कि जी ये बिल्कुल ठीक है, इसमें ये चीज़ें ठीक कर लें तो इसको आप मूव करें असेंबली में, करारदाद बना के इसको पेश करें। और वो मेरे जिम्मे लगा, पहले सरदार साहब के जिम्मे लगा, बड़े सरदार साहब के जिम्मे लगा, फिर उन्होंने कहा नहीं आप करें। तो जब मैंने वो पेश करनी थी तो मुझे शहबाज साहब की तरफ से पैगाम मिला, तौकीर शाह उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कि जी आपने अभी वो करारदाद पेश नहीं करनी। अच्छा, मना कर दिया गया? मना किया, उनका पैगाम दिया। तो मैं कहा जी क्यों नहीं पेश करनी, वो तो बड़े मियाँ साहब ने हुक्म दे दिया और शहबाज साहब की ये हिदायत थी कि आप उनसे डायरेक्शंस लें कि नहीं इस पे आप पहले मियाँ साहब के साथ 1 to 1 बैठ के और डिस्कस करें। उसके बाद उस शाम का टाइम बना, मैं मिला उनसे, मुख्तसरन आपको बात बता रहा हूँ कि ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ माई प्रेजेंटिंग दैट रेजोल्यूशन। तो उसमें मैंने पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में ये बात की कि जी हम महकमों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए उसके लिए बजट के ऊपर बहस कर रहे हैं। हम जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से या सराइकी सूबे के हवाले से कोई बात नहीं करे। और 2010 के प्री बजट सेशन में मैंने जब वो तजवीज़ पेश करनी थी असेंबली में, पहले दिन मैं कैबिनेट का मेंबर भी था और मैंने पिछले रोज़ राना इकबाल साहब स्पीकर को बाकायदा असेंबली में रिक्वेस्ट की कि जी कल मैं बात करना चाहता हूं तो मुझे आप टाइम देंगे। और मैंने स्लॉट भी उनको बताया कि मुझे आप 11 से 12 के दरमियान देंगे, क्योंकि वो टाइम होता था जब अमूमन मेंबर्स की तादाद बेहतर होती थी। तो वो जब टाइम आया तो मैंने देखा कि मेरा नाम नहीं पुकारा जा रहा। मैंने उनको चिट भेजी, मैं कहा जी आपने बड़ी ज्यादती की, ये जी बड़े घरां दा झगड़ा है, तुसी आप निपटाओ। तो मुझे समझ आ गई कि इनको डायरेक्शंस पीछे से आई हुई है कि जी। नेक्स्ट डे फिर मैंने अपना नाम लिखवाया। तो जैसे ही वो टाइम फ्रेम आया, राना इकबाल साहब उठ के चले गए और डिप्टी स्पीकर आके उनकी चेयर पे बैठ गए, राना मशहूद साहब। मैंने उनको फिर चिट भिजवाई कि जी मैंने राना साहब को, उनको भी हिदायत थी कि भाई इसको नहीं बुलाना। फिर मैंने इन दोनों साहिबान के साथ जाके झगड़ा किया। मैं कहा ये आई टेक इट एज एन इंसल्ट कि आप मेरा जो प्रिविलेज है एज अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली आप उसको वायलेट करें। अब मुझे मुनासिब नहीं है कि आप मुझे इजाजत ना दें और मैं उठ खड़ा हूं और उसमें फिर वो डेकोरम सारा खराब हो। आज अगर आपने मुझे टाइम ना दिया तो फिर देन यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो उस दिन इत्तेफाक ये हुआ कि ना स्पीकर साहब आए, ना डिप्टी स्पीकर साहब आए। चेयरमैन ऑफ द प्रिजाइडिंग पैनल जो एक तरीकाकार होता है उसके तहत किसी मेंबर को जो है वो उस पैनल से स्पीकर की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है, उनको बिठा दिया गया और उस बेचारे ने मेरा नाम ले लिया। तो वहां पे मैंने करारदाद की सूरत में तजावीज़ और करारदाद की सूरत में साउथ पंजाब का मुकदमा पेश किया। वहां से बुनियादी तौर पे मेरा इख्तलाफ इनसे शुरू हुआ। यानी ये कोई पर्सनल ग्रज नहीं था। दिस इज वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम, यहां से वो शुरू हुआ। अच्छा, उसके बाद जब मैंने इनका रवैया देखा तो मैंने सरदार साहब को इस्तीफा पेश किया कि जी मैं इनके साथ काम नहीं कर, मैं पार्टी में हूँ, आपके साथ हूँ, लेकिन मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। इनके कॉल फेल में तजाद। और फिर मुझे नवाज शरीफ साहब ने बुलवाया। उन्होंने अपने गिले शिकवे भी किए जो उनको उस वक्त की हुकूमत और उसके सरबराह से थे, यानी अपने भाई से। तो मैंने दिल में सोचा कि जी जब बड़े भाई का ये हाल है तो हम तो किसी खाते में नहीं है। और इन्होंने कहीं पे कहा, शहबाज साहब ने कुछ लोगों के सामने, MPAs के सामने, अपने सो कॉल्ड कॉन्फिडेंट्स के सामने कहा कि ये घुटनों के बल चल के मेरे पास आएगा। मैं घुटने टेकता हूँ, अल्लाह के सामने टेकता हूँ, या अपने वालिद के एहतराम में, उनके प्यार में, जो हमारी रिवायत भी है और दिल भी करता है, मैं उनके पैरों पे हाथ रख के मिलता हूँ, मैं वरना किसी के सामने नहीं झुकता। सही। अच्छा, आप जिस इलाके से हैं, आपको बहुत लोग यहाँ पे मानते भी हैं, जानते भी हैं, आप CM पंजाब भी यहाँ पे इस इलाके में भी रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि फिर आप एक न्यू कमर हनीफ पताफी साहब से आप हार गए? क्योंकि वेल्थ भी एक्यूमुलेट कर ली थी, अब उनकी ख्वाहिश थी कि उस वेल्थ के बिना पे हम लोग थोड़ा आगे चलें। तो उनका जो तर्ज अमल था उस वक्त जब वो हमें अप्रोच कर रहे थे, मुझे वो थोड़ा सा ऐसे विशी वॉशी सा लग रहा था कि इनकी खाली ख्वाहिश ये है कि हमें सीढ़ियाँ मिलें और हम उन सीढ़ियों को चढ़ें। अच्छा। मैंने शायद उनको उस तरह से एंटरटेन नहीं किया जिस तरह से वो चाहते थे।
तो उन्होंने लगारी ख़ानदान के साथ अपने रवाबित बढ़ा लिए और उन्होंने फौरी इस चीज़ को ग्रास्प किया कि जी एक मुफ्त की सामी मिल गई है, चलो इसको इस्तेमाल करो। अब फैसले तो होने थे जब फैसले होने थे, तो उनके साथ ये कुछ साल 1.5 साल लगे रहे और उनके जय जयकार और गीत गाते रहे, सारा कुछ करते रहे और फिर ये पीटीआई का फिनोमेना बनना शुरू किया। तो इन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली, नून को छोड़ दिया और पीटीआई में इसी टेन्योर में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करके और दीगर सोर्सेज के ज़रिए, बिजनेस सोर्सेज के ज़रिए और दीगर सोर्सेज के ज़रिए इन्होंने पीटीआई में अपने कंफर्मेशन की कोशिशें शुरू करते रहे। अब इत्तेफाक ये होता है कि आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद देखा है कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के लिए इलेक्शन को मैनेज किया गया, रात तक आप जीते हुए थे, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के लिए इलेक्शन को मैनेज किया गया, हम भी उसी चीज़ का शिकार हुए। यानी 14 तारीख को मुझे कहा जा रहा है कि जी आप बड़ी सीट छोड़ दें, नेशनल छोड़ दें, आपकी सूबा तो वैसे ही क्लियर है, वो तो वैसे ही क्लियर है एंड इट विल बी इंश्योर्ड कि उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना हो और वो क्लियर ही रहे। सो आई डिनाइड दैट, बिल्कुल ये नहीं हो सकता और मैं कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं रहा। और अब कैसे, एंड राइट इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन कैंपेन, देन आई वाज टोल्ड कि जी फिर आपके लिए हालात मुश्किल होंगे। सो विदाउट नेमिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो मकामी यूनियन काउंसिल्स थी, 15 तारीख को हमारे साथ इसी एमए के हल्के के एक नाजिम और एक वाइस चेयरमैन ने, किसी हल्के का नाजिम था और किसी हल्के का वाइस चेयरमैन था, उसने हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करनी थी, हमारे अपोजिंग ग्रुप्स के थे, वो गायब। 16 तारीख को शहर के एक नाजिम ने हमारे साथ, जो मुस्लिम लीग का था, उसने हमारे साथ, मैं एज एन इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहा था, हमारे साथ शमूलियत करनी थी। 15 तारीख को वो गायब। एंड उसके बाद फिर एक एक बंदे की, यानी कि चेयरमैन नाजिम लेवल का आदमी अपने पेरेंट ग्रुप को छोड़ के किसी और तरफ ऐलान कर रहा है, तो वो पूरा अपना शो क्रिएट करेगा ना। तस्वीरें आप आज भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। दरमियान में पीटीआई की एक कैंडिडेट खड़ी है, उनके साइड पे पीटीआई का दूसरा कैंडिडेट जो सूबाई हल्के से है, और दूसरी तरफ वो अकेला नाजिम या चेयरमैन, वो तस्वीर उनके साथ ये शामिल हो गए। भाई वो शो कहाँ गया, वो सारा कुछ कहाँ गया। फिर तस्वीर वो वाइस चेयरमैन खड़ा है अकेला उनके साथ और वो शमूलियत इख्तियार कर रहा है। 16 तारीख को जिस प्रोग्राम पे हमने जाना था, शहर के उस चेयरमैन की तरफ से जो हमारे लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था, 2 बजे, 12 बजे वो चेयरमैन साहब नमूदार होते हैं, जहाँ भी उनको रखा गया था नमूदार होते हैं, और 2 बजे मेरे वहाँ पे जाने के बजाय पीटीआई के कैंडिडेट्स को बुला के वहाँ पे ऐलान कराया जाता है उनके हक में। दिस वाज नॉट एन इलेक्शन, दिस वाज अ क्लियर कट सिलेक्शन। अच्छा, आप नून लीग से भी बहुत गहरा आपका ताल्लुक था, तो शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार में अगर देखा जाए तो कौन बेहतर वजीर आज़म? नहीं जी, ये तो मकसद है, एक बहस ही नहीं है ना। हाँ, ये तो एक बहस, नो कंपैरिजन। देखें, उनकी तमाम तर बदकारियों के बावजूद, उनकी तमाम तर मेल प्रैक्टिसेस के बावजूद, शहबाज साहब की, उनके एक अथॉरिटेरियन किस्म के एक गवर्नेंस के तरीक़ाकार के बावजूद, एक मकसद है ऑटोक्रेट जिस तरह से होता है या एक जिस तरह से डिक्टेटर होता है, उस तरह की गवर्नेंस के बावजूद, उनके तमाम तर नेगेटिविटीज़ के बावजूद, जब उनको इनके साथ कंपेयर करते हैं तो मुझ जैसा शख्स भी ये कहने पे मजबूर होता है कि वो इनसे बेहतर थे। बदउनवानियाँ तब भी थी और शायद इनसे बड़ी बड़ी होंगी उस वक्त, लेकिन उनको कवर करने के लिए मैनेज किया जाता था। इनके दौर में तो नंगी बदउनवानियां हो रही हैं ना, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट नंगी बदउनवानियां हो रही हैं। ये तब ऐसे नहीं था, होता था, लेकिन खाली उनके इर्द गिर्द, उनके और उनके इर्द गिर्द के लोग, आपने देखा फिर बाद में नैब के नरगे में जो लोग आए, वो लोग थे जो उनके बहुत ज्यादा करीबी थे। लेकिन वो तो फिर नैब के जो उसमें आए तो वो उस चीज से भी डिनाई करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली, मैं ये आपको कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली तो देयर इज नो कंपैरिजन। अच्छा, नो कंपैरिजन, सही। यानी ये एक बखील आदमी का काम होगा कि वो, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई सियासी इख्तलाफ है तो मैं इस चीज़ को डिनाई करूं। मैं इस चीज़ को आज एक्सेप्ट कर रहा हूं आपके सामने कि उनके तमाम तर नेगेटिविटीज़ के बावजूद, इनकी तमाम तर नेगेटिविटीज़ के बावजूद, ये उस स्टैंडर्ड या मार्क पे नहीं आ सके।
सही। अच्छा, आपके हलके की बात अगर करें तो हनीफ मताफ़ी साहब की परफॉर्मेंस अभी आप क्या देखते हैं और क्या बेहतर हो सकता है? 2021 में भी आप लोगों को नालियों गलियों के ऊपर टरका रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, कि टफ टाइलों पे, नालियों पे, गलियों पे, सीवरेज पे आप लोगों को टरका रहे हैं। यानी 3.5 साल गुजरने के बावजूद मैंने अपने ज़िले में कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं देखी। टू से द लीस्ट, मैं विजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं या कोई और ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मैं बड़ा छोटा सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि फ्यूचर प्लानिंग नहीं देखी। हम लोग वही पास्ट प्रैक्टिसेस पे, गली नाली सोलिंग पे, यानी जिन सड़कों पे आज आप ड्राइव करके और डीजी खान आए हैं, अगर 2008 से पहले आप चले जाएं तो ये 20-20 फुट की सड़कें होती थी। ये शहर का जो नक्शा इस वक्त है, ये अल्लाह ताला ने जब मुझे मौका दिया, ये मैंने शहर का नक्शा तब्दील किया था। ये मेडिकल कॉलेज, गाजी यूनिवर्सिटी, आपका आर्ट्स काउंसिल और इस तरह के बेशुमार पानी, सीवरेज के मंसूबे, और हस्बे रिवायत जैसे चश्मा साफ हो तो उसका पानी भी साफ बहता है, अगर चश्मा मैला हो तो उसका पानी भी मैला हो। इमरान खान साहब आज तक अड़े हुए हैं जी साबका की करतूतों पे। तो यहाँ पे भी इन्होंने इनिशियली जो है वो यही बातें की कि ये पिछले कर गए थे, ये कर गए थे, वो कर गए थे। तो 3.5 साल गुजरने के बाद लोग ये कहते हैं भाई पिछले तो जो कर गए थे वो हमारे सामने है, तुमने क्या किया? तो आगे देखते हैं अब पीटीआई की आगे हुकूमत है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने जी। लेकिन जो हालात इन्होंने पाकिस्तान के और अवाम के क्रिएट कर दिए हैं और जो रिजेंटमेंट लोगों के दिल के अंदर पैदा हो चुकी है इनकी इन मैल गवर्नेंस की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से, मैं तो नहीं समझता कि फिर इनका शायद कोई काउंसलर भी इलेक्ट हो। हाँ, कोई ओवरनाइट कोई तब्दीली आ जाए, कोई दुनिया अब तो का तब्दीली के लफ्ज से भी ऐसे खौफ आता है, खौफ अब मजीद तब्दीली ना आए। खौफ नहीं आता, चिढ़ लगती है। अब तब्दीली एक ऐसा लफ्ज है ना जो आपकी रोजमर्रा की गुफ्तगू में भी इस्तेमाल हो जाता है। अब जब वो तब्दीली का लफ्ज आता है तो एक दफा दिल में भी मलाल पैदा होता है कि यार ये इस लफ्ज को हम किस तरह से ले रहे हैं, वो मजाक बन गया है। मैं नहीं समझता कि इनका कोई फ्यूचर है। और द वे थिंग्स आर गोइंग, मेरा जो महदूद पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो शायद मैं यही समझता हूँ कि ये अपने 2013 वाली पोजीशन पे शायद वापस चले जाएं। अच्छा, अब जब नौजवानों की अगर हम बात करें, क्योंकि नौजवानों के नाम पे ये हुकूमत आई, तो अब नौजवान जो है वो किसी पे भी यकीन नहीं करते, तो आगे फिर क्या बनेगा? मतलब अगर गवर्नमेंट पे रिलाय नहीं कर रहे वो, हमारे वजीर आजम साहब जो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान का फेस हैं, और पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, वो खुद टीवी के ऊपर आके और मखलूक को बता रहे हैं, बजाय लीड करने के कि मैं इन मुश्किलात में से आपको लीड करके बाहर निकालूंगा, वो आपको मुझे पैगाम दे रहे हैं कि भाई तकड़े हो जाओ, घबराना नहीं, तकड़े हो जाओ, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल हमें बढ़ाना पड़ेगा, बिजली के और एनर्जी के नर्ख हमें बढ़ाने पड़ेंगे, शुगर की कीमतें बढ़ेंगी, दीगर अशियाए खुर्दोनोश और ज़रूरियात जो हैं वो बढ़ेंगी, ये महंगाई का तूफान आएगा। आप क्या करें? यानी 70-75 रुपए पे आपको पेट्रोल मिला था, आज 150 पे तकरीबन पहुंच गया। आप क्या करें? 45 रुपए पे चीनी थी, 50 रुपए पे चीनी थी, आज 150 रुपए 160 रुपए पे चीनी आ गई है। आप क्या करें? और तनख्वाहें उतनी हैं, 10 गुना एनर्जी के नर्ख जो हैं वो बढ़ चुके हैं। आप क्या करें? तनख्वाहें वहीं ठहरी हुई हैं। आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, अब वो नौकरियां मुझे तो नहीं मिलनी थी, या किसी और सफेद सर सफेद दाढ़ी वाले को तो नहीं मिलनी थी, नौजवानों के लिए नौकरियां थी ना। आज के दौर में कितने ऐसे कारोबार हैं जो बंद हो गए हैं, इनकी ये कोविड के दौरान इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। कि अब आड़ तो कोविड की लेंगे ना, इन्होंने क्या किया? लेकिन कोविड एक मसला तो था ना, ग्लोबल मसला था। लेकिन आप देखें ग्लोबली मुल्क इन मसाइल से निकले हैं, निकले हैं इन मसाइल से। टर्की मिसाल है आपके सामने, रशिया मिसाल है आपके सामने, इंग्लैंड मिसाल है, जिनकी ये मिसालें देते हैं, इंग्लैंड मिसाल है आपके सामने। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं इंडिया की मिसालें दूं आपको बार बार के जी इंडिया, क्योंकि रिवायती हमारा मुखालिफ मुल्क है, पब्लिक हो ना हो, लेकिन गवर्नमेंट्स तो हमारी मुखालिफ रही है ना फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस। इंडिया अपने वर्स्ट क्राइसिस में से, जहाँ पे उनके हजारों लाखों लोग रोज के पेरिश कर रहे थे कोविड की वजह से, आपने खुद देखे कि उनके पास हॉस्पिटल्स में जगहें नहीं थी, उनके पास सिलेंडर्स नहीं थे, गाड़ियों में लोगों ने सिलेंडर्स ऑक्सीजन लगाई हुई थी, सड़कों पे फुटपाथों पे लोगों ने ऑक्सीजन, वो उन क्राइसिस से भी निकले।
हम कहाँ गए? हम बस वो कोविड की आड़ में कि जी कोविड है तो हम बर्बाद हो रहे हैं। तो भाई हमने हमारी क्या स्ट्रैटेजी है उससे निकलने के लिए, उन क्राइसिस से फाइट करने? और हमारा प्राइम मिनिस्टर हमें जो जिसको लीड करना चाहिए हमें इस क्राइसिस में से बाहर निकालने के लिए, वो हमें कह रहे हैं कि भाई कमर कस लो, ये बम तुम्हारे ऊपर मजीद गिरने जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कल ही एक मीम पढ़ रही थी तो पूछे थे खान साहब अब हम घबरा सकते हैं तो एंड पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मायूस नहीं होना। दूसरी बात यह है कि अपने फ्यूचर के लिए आपने खुद लड़ना है। इमरान खान ने दिखा दिया वो आपके लिए कितना लड़ा, नवाज शरीफ ने दिखा दिया वो आपके लिए कितना लड़ा। अब आपने अपने फ्यूचर के लिए खुद कोशिश करनी है और उस कोशिश में मकामी सतह पे आप देखें कि आपको क्या हालात सूट करते हैं, उन हालात को उठाएं और अपना फ्यूचर बनाएं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत लॉजिकल और बहुत इंटेलेक्चुअल बात जो हमसे की है अभी सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। तो देखते रहिए ऐसा क्यों। माविश रिजवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।